इंडिया के यंगेस्ट पीएम अश्विन बंसल ने आज अपनी जानलेवा बीमारी के आगे घुटने टेक दिए। अब सवाल ये है, जो 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वो किसके नाम? ये देखो, पूरी दुनिया में इसकी मरने की खबरें छप रही हैं और ये यहाँ जीने की उम्मीद लिए बैठा है। जो उम्मीद नहीं छोड़ रहा है उसको दुनिया छोड़ने पे मैं मजबूर करूंगी। तुम्हें किडनी की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास वैसे भी कम टाइम है। तो हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी किडनी निकाल के तुम्हारे भाई रॉनी को लगा दो। किडनी ट्रांसप्लांट? वैसे अब हमारा टाइम वेस्ट मत करो, इस पे और 6,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पे साइन करो। अपनी सारी जायदाद अपनी माँ के नाम करो। आप ही कैसे कर सकते हो? आप मेरी माँ हो। बदनसीबी से तुम जिंदा हो तो सिर्फ अपने बेवकूफ बाप की बदौलत। डिवोर्स के बाद वो हर महीने तुम्हारे नाम पे मुझे पैसे बेचता था, तभी अब तक तुम्हें जिंदा रखा, नहीं तो तुम्हें मैं कब से मार देती। लेकिन आप तो कहती थी कि पापा मुझसे नफरत करते थे, वो मेरी फिक्र नहीं करते थे। अपने फायदे के लिए झूठ बोलना तो इंसान की फितरत होती है। इंसान नहीं, हैवान है आप। और तू कौन है? जिस बाप ने पूरी जिंदगी तेरी इतनी चिंता की, उसे तूने अकेला छोड़ दिया। बाईपास सर्जरी अभी नहीं की तो आपके पिताजी नहीं बचेंगे, इसमें आपके साइन चाहिए। ध्यान से पढ़िए डॉक्टर, इसमें लिखा है कि करीबी रिश्तेदार, और मेरा इनसे कोई भी रिश्ता नहीं है दूर दूर तक। अब ये मरे जिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है बाप। अब तो सारी दुनिया देखेगी मिसेस तृप्ति बंसल को करोड़ों की मालकिन बनते हुए। टाइम वेस्ट मत करो, बी अ गुड बॉय। पापा, मैं आपकी माफी का हकदार तो नहीं हूँ। मैंने जिंदगी भर आपको सिर्फ दर्द और दुख दिए हैं, और अगर भगवान ने एक बार और मौका दिया आपका बेटा बनने का, तो सिर्फ आपका बेटा नहीं, आपका गुरूर बनकर आऊंगा। ये मैं यहाँ कैसे आया? वो हॉस्पिटल, मॉम, ये तो मेरे बचपन का घर। 2018? क्या भगवान ने सच में मुझे एक और मौका दिया है? अरे ये तो मेरे बचपन वाला चेहरा है, और ये छोटे हाथ भी। मतलब मैं अपने पास्ट में वापस। मैं ना अब ये शादी में बिल्कुल नहीं रह सकती। मॉम डैड की वो बचपन वाली लड़ाइयाँ। ये लो डिवोर्स पेपर, और इसे अभी के अभी साइन करो। तो तुम इतना सेल्फिश कैसे हो सकती हो? आशु का तुम्हारे बिना क्या होगा? आशु को एक माँ की जरूरत है ना। और मुझे चाहिए फ्रीडम, पैसे। लाइफ में ना मैं कुछ बनना चाहती थी, और तुमने मुझे सिर्फ एक माँ बना के रख दिया है। तुम्हें ना तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी मुबारक हो। इसका मतलब भगवान जी ने सच में मुझे सेकंड चांस दे ही दिया। शौर्य, सोच क्या रहे हो? मुझे ना अभी के अभी डिवोर्स चाहिए। आशु, लो, हो गया डिवोर्स। ना पापा को तुम्हारी जरूरत है और ना ही मुझे। आशु, ये क्या किया तुमने? जबरदस्ती का प्यार जानलेवा होता है पापा। आशु, करण अंकल है ना, वो खानदानी रईस है। उनसे मैं जब शादी करूंगी ना, तो मेरे सारे शौक पूरे होंगे। कोई बात नहीं, जाओ, मैं अपने पापा के लिए नई वाइफ और मैं अपने लिए मम्मी नंबर 2 ढूंढ लूंगा, जो तुमसे लाख गुना सुंदर और अच्छी होगी। अब तुम दोनों बाप और बेटे सड़ो इस कूड़ेदान में। मैं चाहकर भी तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकता। दुनिया में मुझसे बुरा कोई बाप ही नहीं होगा। बुरे लोग नहीं, बुरा वक्त होता है पापा, और वक्त को बदलते देर नहीं लगती। अगर तुम मेरा साथ दोगे
तो हम दोनों मिलकर ना इस वक्त को भी बदल देंगे। बस हमेशा अपने पापा की हिम्मत बने रहना तुम। आशु, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है ना, तो तुम्हारी नई किताबों और तुम्हारी यूनिफॉर्म के लिए बस इतने ही पैसे हैं पापा के पास। बहुत है पापा। तुम्हें भूख लगी होगी ना, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। हाँ? इस बार आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा पापा। अरे ये किसका बच्चा है? चाय वाला होगा। क्या छोड़ू, दो कड़क चाय लेके आ। कड़क चाय नहीं, कड़क नोटों का सौदा करने आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करेगा मेरे पापा का नसीब चेंज। चलो नाश्ता कर लो आशु। आशु, गुल्लक। इंस्पेक्टर साहब, पैसे गए तो गए, पर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। एक बस वही है मेरा जीने का सहारा। सीसीटीवी फुटेज में तो दिख रहा है तेरा बेटा ही गुल्लक लेके गया है। स्टॉक एक्सचेंज? आशु, तुम क्या करने वाले हो? पैसे कम थे और इस मित्तल गोल्ड स्टॉक से मैं 50 गुना पैसे बना लूंगा। पापा की तकदीर बदलने के लिए यहीं से शुरुआत करना ठीक होगा। काव्य मैम, आज का स्टॉक मार्केट तो डूब रहा है। जो गहराई में डूबती हुई शेयर मार्केट में से सबसे महंगा मोती बाहर निकाल ले, वही बनेगा एशिया की सबसे बड़ी कंपनी वरदान ग्रुप्स का फाइनेंशियल एडवाइजर। बच्चे, शेयर तुमने खरीदे हैं? मित्तल गोल्ड्स का प्राइस गिरने वाला है। बेटर है कि तुम ये स्टॉक वापस कर दो और अपने घर चले जाओ। आपको कुछ नहीं पता। एक सीक्रेट बताओ, अगले आधे घंटे में रशिया यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है और अगले 10 दिन में फॉरेन गोल्ड स्टॉक्स 50 गुना तक बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है। एक सजेशन दूं? मुफ्त की सलाह ना मैं देता हूँ और ना ही लेता हूँ। जुबान संभाल कर बच्चे, तुम वरदान ग्रुप की सीईओ, दी फाइनेंशियल जीनियस मिस काव्या वर्धान से बात कर रहे हो। ये तो काव्या वर्धान है। उनके किसी गलत आदमी से शादी हो गई थी और डिप्रेशन के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया था। बेटा, गोल्ड प्राइस कभी इतने नहीं बढ़ते हैं। इंटरनेशनल अलायंस सब संभाल लेंगे और किसी भी टाइप की कोई जंग नहीं होने वाली है। ये लड़की सुंदर भी है, शरीफ भी है। क्यों ना एक तीर से 2 निशाने लगाऊं? पापा की जिंदगी बन जाएगी और इनकी भी बच जाएगी। हेलो, कहाँ खो गए? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। हाँ, एक शर्त लगाएंगी? कैसी शर्त? अगर अगले 20 मिनट में स्टॉक कम हो गया तो मैं कभी अपने पापा के पैसे स्टॉक में नहीं लगाऊंगा और आपसे माफी भी मांग लूंगा। और अगर स्टॉक बढ़ा तो आप मेरी हर बात मानेंगे और मेरे पापा से शादी करके मेरी मम्मी नंबर 2 बन जाएगी। ये मेरी तरफ से शगुन है। दीपक की समझे? मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मगर हाँ, अगर तुम हार गए तो तुम अपने पापा के पैसे कभी वेस्ट नहीं करोगे और यहाँ से सीधा घर चले जाओगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आशु, आशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और गुल्लक के पैसे कहाँ हैं? वो सारे पैसे मैंने स्टॉक पे लगा दिए पापा। इतनी मेहनत से एक एक पाई मैंने जोड़ के वो पैसे इकट्ठे किए थे और तुमने ऐसे गवा दिए। हमारी तकदीर बदलने वाली है और वो सिर्फ 20 मिनट में। रातों रात अमीर हो जाएंगे। घर, गाड़ी, बंगला हम सब ले लेंगे। रातों रात अमीर? चप्पल चुराने वाले कब से महंगे जूते पहनने के ख्वाब देखने लगे, और तू
टिंगू, शेयर मार्केट के बारे में पता भी है तुझे कुछ? जबान संभाल के बात करो। और तुम अपनी औकात संभाल कर बात करो। करण मल्होत्रा को आखिर क्या रहे हो तुम? बाहर मार्केट में न्यूज है कि एक बेटे ने बाप के सारे पैसे लंगड़े घोड़े पे लगा दिए। अभी पता चला कि वो तो तुम दोनों हो। मेंढक होकर आसमान तक छलांग मारना चाहता है। अच्छा वाह, तुम दोनों के साथ ना मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया, नहीं तो मैं भी एक मजाक बनकर रह जाती। गरीब भले ही हम, पर सस्ते में तुम जैसी पट गई। बहुत जुबान चलती है तेरी। स्टॉक की स्पेलिंग भी आती है? STOCK। क्या कर रहा है? बातें बात हो गई, अब तुम्हारी पोल खोलने का टाइम आ गया। आ कितने बुरे स्टॉक्स खरीदे आपने यहाँ। सुने टिंगू, सिर्फ पैसे लगाना शेयर मार्केट नहीं है। घोड़े पे दाव लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस खेल की समझ होना। असली खेल वही है, समझा? और वो देख, तेरा स्टॉक तो नीचे ही गिरता जा रहा है। और वैसे भी गंदी नाली के कीड़े ना समुंदर के रास्ते नहीं ढूंढते हैं, वो गली के गटर में ही रहते हैं। शौर्य, मेरी मानो ना तो तुम इसे किसी सिग्नल पे बैठा दो और तुम भी आजाद हो जाओ। बस 10 मिनट नहीं 5 मिनट और, फिर देखते हैं स्टॉक बढ़ेगा और तुम सब हमारे पैरों में गिर जाओगे। ऐसा तो ठीक है, एक शर्त लगाते हैं। नहीं आशु, कोई शर्त लगाने की जरूरत नहीं। चलो हम यहाँ से चलते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्टॉक वॉक भूल जाओ, पापा के साथ घर जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका हुआ, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आशु चलो। रुको पापा, अब तक बेटा सीखता था और बाप सिखाता था, आज से बेटा सिखाएगा और बाप सीखेगा। बस एक बार मुझ पर विश्वास कर लीजिए पापा। क्या आप लाइफ में एक बार नहीं जीतना चाहते? जीतने के लिए किस्मत चाहिए, लेकिन तुम्हारे कपड़ों की तरह तुम्हारी किस्मत भी फटी हुई है। बाप भिखारी तो बेटा जुआरी। वाह। शुक्र है मैंने इसकी कस्टडी नहीं दी, वरना मेरे पैसे भी जला देता। करण, तुम ना जीनियस हो, जो इसका असली रंग तुमने पहले ही देख लिया। और मैं तो हैरान हूँ कि मेरे कोख से ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। तुम्हारी गलती नहीं है डार्लिंग, इस शौर्य के खून में ही गंदगी है। और एक भिखमंगे का बेटा तो द्वार ही निकलेगा ना। सही है, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। हार जीत का तो पता नहीं आशु, पर आज किसी के दांत जरूर टूटेंगे। गार्ड्स! अरे हटो तुम। क्या बात है पापा? शौर्य, तुम पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया हो या नहीं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और आशु बिल्कुल सही कह रहा है, हमेशा हम हारे क्यों? पापा, आज के बाद आप कभी नहीं हारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपके नाक नहीं कटने दूंगा। बोलो करण, कैसी शर्त लगानी है तुम्हें? अगर अपने आप को शर्मिंदा करना ही है तो कर लो। 15 मिनट में अगर ये स्टॉक ऊपर नहीं आया तो तुम दोनों जिंदगी भर मेरे नौकर बन के रहोगे। लेकिन आशु बच्चा है, इसमें उसे घसीटने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई बात नहीं पापा, जीत हमारी होगी। शौर्य, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम जीत जाओगे? क्या तुमने सच में मान लिया है कि तुम्हारा बेटा यूं ही हवा में कोई भी शहर चुन लेगा और पैसे लगा देगा और तुम पैसे जीत जाओगे? लेकिन अगर आप हार गए तो? अगर हम हार गए तो यहीं सबके सामने घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगेंगे और तुम दोनों के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। पक्की बात? पक्की। लेकिन अब तेरे पास सिर्फ 13 मिनट बचे हैं। जिंदगी भर मेरे जूते साफ करने के लिए तैयार हो जा। सॉरी, तू आशु को अच्छे स्कूल में डालना चाहता था ना? टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं डालूंगा, लेकिन प्यून बनने के लिए। अभी समय बाकी है। तुम्हारा समय तो तभी खत्म हो चुका था शौर्य, जब तुमने करण मल्होत्रा से पंगा लिया था।
अगर मुझे अपनी असलियत इनसे छुपानी ना होती तो मैं इनकी मदद ज़रूर करती, लेकिन ये स्टॉक मार्केट किस्मत के दम पे नहीं चलती। समय खत्म हुआ आशु, जूते साफ करने के लिए तैयार हो? आशु को इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी नादानी समझ के उसे छोड़ दो। ठीक है, इसे माफ कर दूंगा, लेकिन तू अभी सबके सामने मेरे जूते चाटेगा। क्या हुआ शौर्य, तू तो कहता था बेटे के लिए जान भी दे देगा, तो घुटने टेक, चाट मेरे जूते, दिखा कितना प्यार करता है तू अपने बेटे से। मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। पापा, छुपने का जमाना गया, अब दुश्मन के गुरूर को अपने ऊपर लाने का वक्त आ गया। अटेंशन प्लीज, आज मित्तल गोल्ड स्टॉक की कीमत में 50 गुना की भारी उछाल आई है। सभी शेयर होल्डर्स तुरंत ध्यान दें। ये अचानक स्टॉक ऊपर कैसे जा रहा है? इम्पॉसिबल। पापा, आज से आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। What the hell is happening? ये अचानक से स्टॉक ऊपर कैसे जाने लगा? क्या बढ़ गया है? हमारे हौसले का कद बढ़ गया है पापा। हमने सच में पैसे कमा लिए, मतलब वो 50 गुना हो गया। अपनी खुशी को रोक के रखिए पापा, क्योंकि अगले एक हफ्ते में ये 2.5 लाख 5 करोड़ तक जाएंगे। 5 करोड़? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हो गई है, इसलिए फॉरेन गोल्ड के प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं। आई डोंट बिलीव दिस, इन फकीरों के पास इतने पैसे। शायद भूल गई है मॉम के नाम पे धब्बा कि फकीर के हाथ में भी किस्मत की लकीर होती है। और आपके नए हस्बैंड घुटने टेकने के लिए तैयार है ना? ज्यादा मत उड़ बच्चे, उड़ते हुए परिंदों के पर काटने की आदत है मुझे। आप पर कौन भरोसा करेगा? प्रॉमिस तो पूरा नहीं किया आपने। लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। गार्ड, इसकी टांगे तोड़ दो और समुंदर में फेंक दो। रुक जाओ। हाँ, अरे डेविड भाई, हाँ आप यहाँ कैसे? क्यों, तुमसे परमिशन लेके आना चाहिए था? अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। हाँ, हम बस निकलने ही वाले थे, हम चलते हैं। चलो भाई। अंकल, अभी शर्त पूरी नहीं हुई है। ज्यादा जुबान चल रही है तेरी, जुबान निकाल लूंगा, समझा? अच्छा हुआ याद दिलाया छोटे उस्ताद, तुम दोनों ने कह ही दिया था कि हारोगे तो घुटने टेकोगे, तो हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तुम्हारी गलती। वैसे तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो, लेकिन मेरे पापा कहते हैं माफ करने वाला गलती करने वाले से बड़ा होता है। और आप सब तो मेरे और पापा के सामने इतने छोटे हो। तुझे एक दिन जरूर देख लूंगा टिंगू। चलो। थैंक यू डेविड, तुम जा सकते हो। मैंने सुना था कि एक पल में किस्मत बदलती है, और आज देख भी लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इतनी मदद की। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मैं वरदान ग्रुप्स में आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट की पोजीशन देना चाहती हूँ। कल आपको मेरे साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल समिट में चलना होगा, एक एक्सपर्ट बन के। जी, फाइनेंशियल समिट, यानी उस खजाने की चाबी जिसने पहले जिंदगी में मेरी लाइफ बदल दी थी। इस बार ये खजाने की चाबी आपकी होगी पापा। ये है मिस काव्या वर्धान, वर्धान ग्रुप की सीईओ। वर्धान ग्रुप? पापा, आप इन्हें सिर्फ काव्या बुला सकते हैं, वो भी पूरे हक से। क्या बात कर रहे हो तुम? अब माफ कीजिएगा, ये मजाक करने की आदत है इसकी। नो इश्यूज। मैम, रिहान सिंघानिया जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, और वो हमारे एडवाइजर बनने को भी तैयार है।
हम सिंघानिया के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। वो हमारा बिजनेस एंड एसेट्स हड़पना चाहते हैं। उनके साथ बिजनेस करना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। नॉट पॉसिबल। काव्या जी, मुझे ये फाइनेंशियल समिट इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब और इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो मैं नहीं निभा पाऊंगा। प्लीज मिस्टर शौर्य, डोंट बी हम्बल। मैंने अभी देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, इसलिए प्लीज आप ये सब बहाने मत कीजिए। आप शायद मुझे गलत समझ रही हैं। ये तो बस ऐसे ही तुक्के में बच्चे ने कर दिया। इतना सब कुछ एक छोटा सा बच्चा कैसे सोच सकता है? मुझे पता है कि आप इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते। ये सब आप ही ने किया है। कल जहां फाइनेंशियल समिट में सब लोग अपनी किस्मत के भरोसे बेट लगाएंगे, हम लोग अपनी सोच और एक्सपीरियंस के भरोसे बेट लगाएंगे। देखिए मिस्टर शौर्य, आई अंडरस्टैंड कि आप रेगुलेटरी बोर्ड के सामने नहीं आना चाहते और किसी भी टाइप का एक्सटर्नल रिस्क नहीं लेना चाहते ताकि किसी को पता ना चले। इसलिए आप खुद पैसे नहीं लगाते, किसी से बोल के या फिर किसी से इन्वेस्ट करवाते। बट प्लीज, कल का समिट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। पापा आपकी मदद करेंगे, लेकिन शर्त पूरी होने के बाद। आशु, अब ये कौन सी शर्त है? ये है इस हैंडसम बेटे के हैंडसम बाप। बोलो, मेरी मम्मी नंबर 2 बनने के लिए तैयार हो ना आप? करण, कहीं हम गलत तो नहीं है? और वो आशु जीनियस। मोंटी, तुम भी ना कभी कभी वो बदबूदार मोहल्ले के लोगों की जैसे बातें करती है। देश विदेश के जाने माने बिजनेसमैन पहुंचे मुंबई। उस फाइनेंशियल समिट के लिए जो तय करेगा वर्धन ग्रुप का भविष्य। उनके गिरते हुए शेयर्स को देखकर लग रहा है आने वाला कल उनके लिए कंगाली का संदेश ला सकता है। हम लविंग इट, हम सो लविंग इट। ये वरदांस का प्लान था। भाई, शौर्य और आशु वरदांस के साथ तो। अरे उन दोनों की ठेले लगाने की औकात नहीं है। वो क्या ज्वाइन करेंगे वरदांस को? ये सब एक गेम था, एक माहौल बनाना चाहते थे उन लोग। अभी मैं सोचूं, उस भिखारी शौर्य को डेविड, उनका हेड सिक्योरिटी गार्ड, बचाने क्यों आया? करण, that's why I love you। तुम ना यहाँ पे सबसे ज्यादा समझदार। बहुत जल्दी तुम्हारा वो भिखारी एक्स हस्बैंड और उसका बेटा हमारे सामने नाक रगड़ते दिखेंगे, और ऐसा कि उनके लिए जमीन भी कम पड़ जाएगी। लेट्स गो। आज एक बेटा अपने बाप की शादी करा रहा है। जिसको सबने समझा छोटा पैकेट, वो आज बड़ा धमाका करने जा रहा है। शादी मुबारक मम्मी नंबर 2। थैंक यू बेटा, मैंने अपना वादा पूरा किया और आज आपको फाइनेंशियल समिट पर आकर अपना वादा पूरा करना है। सेब। पापा, मम्मी नंबर 2 कितनी स्मार्ट है और ब्यूटीफुल भी। लेकिन आज जब समिट में मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा तो नया नया जो ये रिश्ता जुड़ा है ना, ये भी वो तोड़ देगी। पापा, ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं। पापा, हाँ? रिक्शा से चलते हैं। क्यों आशु, तुम्हारे पापा की लॉटरी लगी है? बस स्टैंड आगे है, बस में चलते हैं, आओ। लग गई लॉटरी। लगता है आज आपका राजयोग शुरू हुआ। सर, आपको हमारे साथ चलना होगा। किस राजयोग की बात कर रहे हो तुम आशु?
मैंने तो अपने सपने भी गिरवी रख दिए, पता नहीं अब क्या होगा। सर गाड़ी बैठिए ना, काव्या मैडम का ऑर्डर है, पहले शॉपिंग फिर फाइनल से सबमिट। मैडम आपको वहीं मिलेंगी। 256 नंबर की बस आती होगी, बस हम उसमें चले जाएंगे, आप तकलीफ मत कीजिए। अरे पापा, आप मम्मी नंबर 2 की बात नहीं मानेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। मैं तो अपने नई मामा की हर बात मानूंगा। अब चलिए। चलिए सर। पापा कैसी फीलिंग आ रही है? क्या पोस्टर निकला हीरो जैसी आ रही है ना? हीरो कब जीरो बन जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। आशु, ये लोग यहाँ कहाँ से आ गए? तुम भिखारियों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग यहाँ आओ। यहाँ आना तुम दोनों को बहुत महंगा पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है मिस्टर मल्होत्रा, ये फाइनेंशियल समिट आपके बाप की जागीर है? शौर्य, जबान संभाल कर बात करो, वरना क्या माँ के नाम पे धप्पा? फिर से कोई शर्त लगा के घुटने टेकने वाली हो क्या? क्यों बेकार में अपनी बेइज्जती करवा रही हो तुम? ये गली का कुत्ता और ये चूहा बहुत फुदक रहे हैं। आज इनका सामना शेर से होगा। लगता है आपने शेर और चूहे की कहानी नहीं सुनी अंकल। ये तो वही दो लोग हैं ना जो कल शेयर मार्केट में अपना जादू दिखाया था। अरे कल इनका नसीब अच्छा था, हर दिन किस्मत थोड़ी साथ देती है। शौर्य, तुम अभी के अभी करण से माफी मांगो, नहीं तो तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। आशु बिल्कुल सही कहता है, मॉम के नाम पे धप्पा ही हो तो। नहीं मानती मैं अपने आप को इसकी माँ। तुमसे शादी करना और इसे पैदा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। सही कह रही हो तुम। वैसे भी जिसने रिश्तों को छोड़कर दौलत अपना ली हो, उससे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई नहीं सकता। बस बहुत हो गया, अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें अपनी हैसियत और तुम्हारी औकात दिखाने पे मजबूर हो जाऊंगा। औकात की बात तुम कर रहे हो, जो कल एक छोटी सी शर्त नहीं जीत पाया। शौर्य, वो तो छोटी सी बाजी थी, बड़ी बाजी तो तब हुई थी जब मैं तेरी नाक के नीचे से तेरी बीवी को निकाल कर गया। अंकल, करण, तुम ठीक तो? मैं तुम्हें चैन से जीतना तो दूर, चैन से हारने भी नहीं दूंगा। मैम, शौर्य सर और आशु आए हैं। ओके, लेट्स गो। शौर्य, संभालो अपने बदतमीज बच्चे को, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरे पापा तुम जैसों की धमकियों से डरते नहीं है। आशु, बस बहुत हो गया। सही कह रहा है, बस बहुत हो गया, अब तुम्हें बाहर फेंकवाने का टाइम आ गया है। गार्ड्स, रुक जाओ। आखिर मैं भी तो देखूं कि किसमें इतनी हिम्मत होगी जो मेरे पति और बच्चे पे हाथ उठाना चाहते हैं। अच्छा, बहुत शौक है तुम्हें इस लावारिस बच्चे की माँ बनने का? इस थप्पड़ को याद रखना, आज के बाद मेरे बेटे को लवारिस कहना तुम जैसी औरत को बहुत महंगा पड़ेगा। सिर्फ नाम की नंबर 2 हो, बाकी हर तरफ से नंबर 1। तुमने शौर्य से शादी कर ली, जिस आदमी को मैंने कचरे की तरह फेंक दिया था। मुझे बहुत ही तरस आता है तुम जैसी औरतों पे, जो शौर्य जैसे पति की इज्जत नहीं कर सकी। भूल गए तुम लोग किसके लिए काम करते हो? मारो इन्हें। What the hell? अब मैं समझी, तुमने शौर्य से शादी की क्योंकि तुम्हें लगा वो कोई स्टॉक गुरु है, बट तुम्हें ना बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये आदमी एक अनपढ़ और गंवार है और तुम पता नहीं कहाँ फंस गई हो। पास में शौर्य चाहे जो भी रहा, लेकिन आज के बाद सब उसकी इज्जत करेंगे, क्योंकि वो वरदान ग्रुप्स का दामाद और फाइनेंशियल एडवाइजर है, काव्या वरदान का पति।
तुम वरदान फैमिली की बड़ी बेटी हो? ये कैसे हो सकता है? एक राह चलते आदमी से काव्या वरदान ने शादी कर ली? देखो काव्य, मैं समझता हूँ तुमने इससे शादी कर ली। पैरों की जूती को सर पे रखने से वो सर का ताज नहीं बन जाता। फिलहाल अपने सर को तो तुम्हें बचाना चाहिए जूतों से, क्योंकि जिसकी बैलेंस शीट खुद ही लाल है वो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बनाना क्या सिखाएगी? Whatever। प्रेम काव्या, मैं तुम्हारे शेयर होल्डर्स को बता दूंगा कि तुमने इस राह चलते आदमी को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया है। फिर देखता हूँ कितना भरोसा करेंगे वो तुम। अगली बार से सोच समझ के बात करना कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। और जहाँ तक बात रही मेरे शेयर होल्डर्स की, तो वो तुम जैसे आदमी की बातों से बहकने वाले नहीं हैं। अब लविंग इट। बहुत भरोसा है ना तुम्हें इस पे, तो ठीक है, आज एक स्टोन ऑक्शन है, देखते हैं वहाँ ये 2 कौड़ी का आदमी मुझसे जीतता है कि नहीं। आशु, स्टोन ऑक्शन? मुझे तो पत्थरों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पापा कोई बात नहीं, बस ये समझिए कि एक बड़ा वाला पत्थर दुश्मन के दिमाग पे पड़ा है, और चाहे खेल कुछ भी हो, जीत सिर्फ हमारी होगी। पक्का? तो फिर ठीक है, मिलते हैं ऑक्शन में। अब होगी पार्टी शुरू। इस ऑक्शन में सिर्फ पत्थरों की नहीं, इज्जत की भी बोली लगी। पार्टी अभी शुरू नहीं होगी, पार्टी तो तब शुरू होगी जब पैसे लगे। बोलो, लगाते हो 10 करोड़ की शर्त? हाँ, मुझे मंजूर है। Namaste, ladies and gentlemen. We are going to present you the rarest treasure of this decade. ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि चाबी है, तकदीर की चाबी। जो भी बोली जीतेगा उसे उसके पत्थर को हमारे इस एंशिएंट ज्वेल कटिंग टूल से उसके पत्थर को कट करने का मौका मिलेगा। हमारे साथ एक जेमस्टोन एक्सपर्ट है जो आपको आपके पत्थर की कीमत बताएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है मैम। सॉरी सर की समझ में कुछ आएगा? उन्हें पत्थरों की पहचान है भी। शौर्य को पत्थर की पहचान हो या ना हो, मगर मुझे हीरे की पहचान जरूर है। मैंने यहाँ आने से पहले एक इनसाइडर से पता लगाया था। पहले, दूसरे, तीसरे पत्थर में खास टाइप के जेमस्टोन्स हैं। जो भी उन्हें खरीदेगा वो जीत जाएगा, मगर जो भी तीसरा पत्थर खरीदेगा वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उस पे जेमस्टोन का निकलना बहुत मुश्किल है। पापा डरो मत, बस एक्टिंग करो कॉन्फिडेंट रहने की। तो शुरू करते हैं इस सदी का सबसे बड़ा जेमस्टोन ऑक्शन। पत्थर नंबर 1 के लिए बिडिंग स्टार्ट होती है। आशु, मुझे तो पसीने आ रहे हैं, घबराहट भी हो रही है। एक काम करते हैं, यहाँ से निकल लेते हैं। अरे पापा, और आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। आशु, तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। अभी तुम स्कूल में हो, ये सारी जो मनमानी करनी है ना, कॉलेज जाते हुए करना। आपको क्या पता पापा, मैंने अपने कॉलेज के दिनों में इन पत्थरों के बारे में रिसर्च की है। इन्हें पता नहीं कि बहुत जल्द ही ये अमीर बनने वाले हैं। पत्थर नंबर 1 के लिए बिडिंग स्टार्ट होती है 10 लाख से। 80 लाख, 80 लाख 1, 80 लाख 2, 80 लाख 3। पत्थर नंबर 1 सोल्ड।
ऐसे चल के कोई भी आ गया ऑक्शन में, इन्हें तो जेमस्टोन की समझ भी नहीं है। आशु, तो कौन सा हम सालों से पत्थर तोड़ रहे हैं? मेरी मानो, अभी भी टाइम है, यहाँ से निकल लेते हैं। लगता है शौर्य को पत्थर नंबर 1 की समझ थी, इसलिए उसने इस पे पैसे बर्बाद नहीं करे। लगता है कि वो सीधा बड़ा दाव खेलना चाहते हैं। अब आता है पत्थर नंबर 2। बिडिंग शुरू होती है 50 लाख से। पापा, ये पत्थर सही, हम यही वाला पत्थर चुनेंगे। नहीं आशु, बहुत रिस्की है। शौर्य बोली क्यों नहीं लगा रहे हैं? कहीं वो डर तो नहीं गए हैं? मैम, करण ने हाथ उठाया है। 1 करोड़ 20 लाख। क्या हुआ शौर्य, हाथ नहीं उठाया? ओह, मैं भी ना बिल्कुल भूल गई। तुम जैसे सड़क छाप आदमी को पत्थर की कहां से पहचानोगे? वैसे तेरी दूसरी बीवी के पास 10 करोड़ चुकाने के लिए है ना, शर्त हारने के बाद। मैंने कहा था ना मैडम, शौर्य सर आज नैया डुबा के रहेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोर उसी बादल के सामने नाचता है जो बरसने वाला है। मैं देख रही हूँ कि शौर्य की आंखें तीसरे नंबर पत्थर पे गड़ी हुई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पत्थर नंबर 2 आपका हुआ। इसे कट करके चेक करा लीजिए। रुको, सारे पत्थर लास्ट में एक साथ कट होंगे। इसे बताता हूँ कि आखिर मैं चीज क्या हूँ। पत्थर नंबर 3 के लिए बिडिंग स्टार्ट होती है 1 करोड़ से। पापा, ये वाला पत्थर ले लेते, ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। नहीं आशु, ये बहुत खतरनाक खेल है, मुझे नहीं खेलना है। 2 करोड़। लगता है करण को जेम्स में नहीं, शौर्य को नीचा दिखाने में इंटरेस्ट है। स्टूपिड मैन। क्या हुआ शौर्य, कहीं आते समय रास्ते में जुबान तो नहीं गिर गई? बहुत देर से चुप बैठा है। करण, हमारी जीती हुई दौलत देख के ना उसकी आंखें भी गिर जाएंगी। और वैसे शौर्य, इतने दुखी मत लगो, क्योंकि अभी पार्टी तो शुरू होगी। करण मल्होत्रा साहब की बोली 2 करोड़, 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2। गौर से सुन लो सब लोग, ये तीसरा पत्थर मेरा है। ये शौर्य की खामोशी बता रही है कि इसकी जेब कितनी गहरी है, इतनी कि उसमें चिल्लर भी नहीं है ना शौर्य? पत्थर नंबर 3 सोल्ड टू मिस्टर करण मल्होत्रा। अब ये तो होना ही था, जब शेर दहाड़ता है ना तो भौंकते कुत्तों को चुप होना ही पड़ता है ना? I'm just loving it। इन दोनों का चेहरा देख के ना मेरी जीत की खुशी दुगनी हो गई। शायद आपकी आंखों को चश्मे की जरूरत है अंकल। ये अभी भी एक पत्थर बाकी है। सुन रहे, ये जो चौथा पत्थर है ना, वो किसी काम का नहीं है। इस धरती पे बोझ है, बिल्कुल तेरी बाप की तरह। अब देर किस बात की? ऑक्शन तो करण जीत ही गया है ना, तो अनाउंसमेंट भी कर दो। नो मैम, रूल्स के हिसाब से आखिरी पत्थर के बाद ही विनर डिसाइड होगा। पत्थर नंबर 4 बेकार है, टाइम वेस्ट। चलो चलो चलते हैं, चलो 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 चलते हैं। पत्थर नंबर 4 के लिए बिडिंग शुरू होती है 5 लाख से। 5 लाख। शौर्य ये वाला पत्थर क्यों ले रहा है? आशु, ये क्या बेवकूफ़ी है? ऑलरेडी करण को 10 करोड़ रुपए देने हैं और ऊपर से तुम ये सब कर रहे हो। अरे पापा, बेकार में गरीब बन रहे हैं, हमेशा देने की बात करते रहते हैं। ये तो अमीरों की निशानी है। अभी ये सब मत सोचिए, बस थोड़ा सा भरोसा रखिए मिस्टर। तो आखिर बाप बेटे ने अपना मजाक उड़ाने के लिए सारी तैयारी कर ही ली। हो मॉम के नाम पे धब्बा। मजा तो तब आता जब आप लोग भी बोले लगाते,
लेकिन लगता है आप दोनों में हिम्मत नहीं है। ये जो पत्थर है ना, ये बिल्कुल यूजलेस है। इसका मतलब है मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ, समझा? 5,01,000, 5,02,000, 5,03,000। पत्थर नंबर 4 सोल्ड, शौर्य बंसल के नाम। कट द स्टोन। इसे भी काटो। ओह माय गॉड। देखा काव्य, मैंने कहा था ना कि मल्होत्रास हमेशा जीतते हैं। 10 करोड़ रेडी रखना, तुम शर्त हार गई। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, हमारा पत्थर अभी कटना बाकी है। वगैरह। पापा, इन हीरो की तरह आपका भी चमकने का टाइम आ गया। जाइए स्टेज पर, जाइए। वरदान इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए जोरदार तालियां। और उनकी इज्जत के पकोड़े तलने के लिए जोरदार गालियां। मम्मी नंबर 2, हमें जीतेंगे। पापा पर भरोसा रखो। मैं जानती हूँ बेटा, वैसे तो मैं इतनी जल्दी किसी पे भरोसा करती नहीं हूँ, और अगर भरोसा कर लूँ तो जिंदगी भर वो भरोसा अटूट रहता है। एक मिनट, पत्थर तोड़ने से पहले चलिए देखते हैं कि मिस्टर शौर्य बंसल की किस्मत की लकीरें क्या कहती है। अरे अरे, इनके हाथों में तो अमीर की कोई रेखा ही नहीं है। लकीर अगर नहीं है तो मैं खुद बनाऊंगा, और अगर मेरी किस्मत में अमीर बनना नहीं लिखा है तो मैं किस्मत को ही मिटाकर अपनी किस्मत नहीं लिखूंगा। काटो इसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहानी में ट्विस्ट है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और एक और खास बात, ये कोई ऐसा वैसा जेमस्टोन नहीं, दुनिया में सबसे कम पाया जाने वाला टैंजनाइट है। ऐसे स्टोन्स हजारों सालों में एक बार पाए जाते हैं, और इनमें से एक एक की कीमत कम से कम करोड़ों की होगी। करण, आज तुमने 10 करोड़ रुपए खो दिए और अपनी 2 पैसे की इज्जत भी। How sad. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ना, ये सब नकली है। दोबारा चेक करो। शौर्या जी, मान गए आपकी नजर को। सही पहचाना आपने, असली वैल्यू वहीं और में थी। नजर अच्छी है, तभी तो इन्होंने मेरी मम्मी नंबर 2 को चुना है। रेहान सिंह भाई, वेलकम सर।
करण किसी और के सामने झुक गया। मैं डिस्कशन तो नहीं, डील करता हूँ। बहुत सुना है मिस्टर सिंघानिया के बारे में। कहते हैं ये जिस पत्ते पर हाथ रखे वो इक्का निकलता है। सुना है काव्या ने रिहान का रिश्ता ठुकरा दिया था। लगता है वो यहाँ काव्या और वरदान ग्रुप से बदला लेने आया है। इस पत्थर के सारे जेमस्टोन्स अब मेरे हैं। शायद तुम भूल रहे हो कि वरदान के ऑक्शन। बेटर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं निकल जाऊं? वो भी खाली हाथ? नॉट अ चांस काव्या। आज मैं इस जगह से 2 चीजें तो जरूर लेकर जाऊंगा। पहला ये जेमस्टोन्स और दूसरी तुम। ये जेमस्टोन तुम्हारे नहीं, मेरे पापा के हैं। वो हमने जीते हैं। बेटा सब कुछ ऑक्शन नहीं होता। ये जेमस्टोन जिस माइन का है उसे सिंघानिया फैमिली ने खरीद लिया है। अब ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसको ऑक्शन करना हमारे परमिशन के बिना अब इलीगल है। सर हमारे पास ऑफिशियल परमिशन पेपर है, ये देखिए। रियली? बड़ा आया मुझसे 10 करोड़ लेने वाला। अभी जो टेंजनाइट है ना, ये भी हाथ नहीं आएगा तेरे। पापा जेमस्टोन देंगे, लेकिन मेरी मम्मी नंबर 2 को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर। बेटा अपने पापा का चेहरा ने एक बार अच्छे से देख लिया आखिरी बार, तो कुछ पल के बाद वो सिर्फ एक याद बनकर रह जाएंगे। ये टेंजनाइट मेरे पापा मम्मी नंबर 2 को भी दो। तुम सच में टेंजनाइट मुझे देने वाले थे? वाह क्या मजाक है यार। मतलब तुमने इस आदमी के लिए मेरा रिश्ता ठुकराया था। हो क्या गया है तुम्हें काव्या? कर क्या रही हो तुम? हाँ, इस आदमी के लिए मैंने तुम्हारा रिश्ता ठुकराया था, क्योंकि ये अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है, तुम्हारी तरह नहीं जो अपने बाप के नाम पे उछलता है। काव्या, इन्हें वो ताज़नाइट जो भी है वो दे दो ना, ताकि ये मामला यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। नहीं शौर्य, वो गिफ्ट मेरे पति ने मुझे पहली बार दिया है, और उस गिफ्ट के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। इतनी आसानी से नहीं मानना तुझे। अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग है ना, मैं भी देखता हूँ इस डरपोक को तुम कैसे सबके सामने इंट्रोड्यूस करती हो। बस कुछ दिन के अंदर तुम्हें रोड पे ना ले आया तो मेरा नाम रिहान सिंघानिया नहीं। I'll see you there. See you soon, शौर्य। आशु, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे। अरे मम्मी नंबर 2, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर वो अंकल आ गए तो क्या हम आज रात आपके घर रुक सकते हैं प्लीज? हाँ बेटा, बिल्कुल। कितना बड़ा घर है, और ये लाइट्स पहले से ऑन क्यों है? बेटा मुझे बचपन से अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए घर की सारी लाइट्स हमेशा ऑन रहती हैं। मम्मी अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना आपके साथ। नहीं नहीं आशु, हम यहाँ हमेशा कैसे रह सकते हैं? माना कि इन्हें बड़ा घर नहीं दे सकते रहने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैडम जी के घर पे हम ही रहने आ जाएं। मुझे आप दोनों के यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हाँ अब हम दोनों की शादी हो गई है तो प्लीज़ आप मैडम जी कहना बंद करेंगे। अच्छा मैं फ्रेश होके आती हूँ, आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए।
आओ आशु, बैठते हैं। अरे पापा, आप ही नहीं समझते, मम्मी नंबर 2 सिग्नल दे रही है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये लाइट को क्या हुआ? आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया। सुखी, लेकिन आप लोग ऐसा कर क्या रहे थे जो कि इन्हें चोट लग गई? मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मम्मी नंबर 2। गुड मॉर्निंग। पोहा, उपमा, आलू के पराठे सब पापा ने बनाए हैं आपके लिए। खा के बताओ कैसा बना है। चलो। आप फाइनेंस में क्या कर रहे हैं? आपको तो शेफ होना चाहिए। दिस इज सो गुड। वैसे इस पोहे को खा के मुझे मेरी मॉम की याद आ गई। सो गुड। हेलो मैम, जल्दी ऑफिस आ जाइए। देशमुख जी ने हमें रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया है। सारे कस्टमर्स हमारा प्रोडक्ट लेने से मना कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टॉक की वैल्यू गिर रही है। व्हाट? खबर मिली है कि सिंघानिया ग्रुप और देशमुख ग्रुप के बीच में एक सीक्रेट डील हुई है। वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में हमसे आधे दाम में बेच रहे हैं। सारे कस्टमर्स उनकी तरफ जा रहे हैं। मैम, आप तुरंत ऑफिस आ जाइए। या आई एम कमिंग। मैं आ रही हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आती हूँ। आई सी यू गाइस। आशु, मैं रेहान सिंघानिया से जाके माफी मांग लेता हूँ। ये उसी ने किया होगा। जरूर स्टोन ऑक्शन का ना बदला ले रहा है वो हमसे। पापा, अगर आप वहाँ गए तो वो सब आपकी पिटाई करेंगे। अगर आपको मम्मी नंबर 2 की मदद करनी है तो मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आशु, यहाँ ऐसा क्या है जिससे काव्या मैडम की मदद हो जाएगी? अरे पापा, आप बस मुझे ऊपर चढ़ाइए ना। ऊपर? लड़का भी ना। इधर आओ। आशु, आशु संभल के। पापा, हाँ। आप भी आ जाओ। आशु, मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये चोरी करके हम काव्या मैडम की मदद नहीं करेंगे। बहुत सुस्त है आप, ऊपर आओ ना। अच्छा ठीक है, तुम संभल के रहो। हाँ, मैं आ रहा हूँ ऊपर। आशु, हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं? तुलजापुर की ब्लेड टेक्निक का सीक्रेट फॉर्मूला। क्या टेक्निक? तुलजापुर की ब्लेड टेक्निक, जो देशमुख फैमिली के विरासत का हिस्सा है, और वो फॉर्मूला अभी भी इस देशमुख पेंशन में ही रखा हुआ है। देशमुख पेंशन? आशु, देशमुख फैमिली से पंगा लेना ना मतलब मौत को दावत देना है। और जयराज देशमुख तो देश के सबसे पुरानी रईस आदमी है। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम कहाँ ले आए हो? अब चलिए पा। अरे आशु, रुको। रुको, चलो अंदर। हर आए मेहमानों की खातिरदारी करना देशमुख बहुत अच्छी तरह से जानता है। गलत घर में चोरी की, वो भी एक बच्चे के साथ मिलके। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी छोटी सी उम्र से अपनी तरह चोर बनाने की तैयारी कर रहा है। नहीं सेठ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम दोनों की सारी बातें सुनी मैंने। तुलजापुर ब्लेड के बारे में क्या जानते हो? सब कुछ। चुप रहो तुम। सेठ जी, मैंने कहा ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दोबारा हम लोग यहाँ पे आपको दिखाई भी नहीं देंगे। आप प्लीज हमें जाने दीजिए। जयराज के दरबार में वफादारी का इनाम और धोखे की सजा जरूर मिलती है। सेठ जी, मेरा बेटा मेरे साथ है। इसे हमारी नादानी समझकर आप जाने दीजिए प्लीज। दादू, आप कहें तो पुलिस को फोन करूं? नहीं,
फैसला और सजा दोनों जयराज खुद देगा। इनकी हड्डियां तोड़ के हमारे भूखे कुत्तों के सामने फेंक दो। मैंने तुम्हें जयराज जी के साथ मीटिंग फिक्स करने को कहा था, क्या हुआ उसका? कोशिश कर रहे हैं मैम, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उनकी तरफ से कभी इतना लेट रिप्लाई नहीं आया। स्ट्रेंज। सेठ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमें जाने दीजिए। जाओगे तो तुम जरूर, लेकिन 4 कंधों पर। आशु, इस बार सच में ना हम लोग बहुत गंदा फंस गए। ये लोग कुछ नहीं बिगड़ पाएंगे। तुम जानते नहीं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। सेठ जयराज देशमुख, तुलजापुर के अटूट धातु का वो फॉर्मूला ना आपके हाथ लगा है। ट्राई जितनी भी करनी है कर लो, लेकिन मैं ही जानता हूँ वराज की बात। अभी भी मारना चाहते हैं हमें? अरे रुको, कहाँ सुना तुमने तुलजापुर के अटूट धातु के बारे में? चाहे जहाँ भी सुना, लेकिन मुझे ये पता है कि आपने पूरी जिंदगी उस धातु को ढूंढने में लगा दी। दादू, आप कहाँ इस बच्चे की बातों को सीरियसली ले रहे हैं? नहीं छाया, उस तकनीक के बारे में मेरे जीवन काल में बाप दादा नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ये बच्चा कौन हो तुम, और तुम्हें उस तकनीक का राज कैसे पता है? आप आम खाइए ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हैं? बताइए, आपको वो फॉर्मूला चाहिए या नहीं? कहाँ है वो धातु, बताओ। सेठ जयंत राव की मौत की खबर आई थी, और ये भी उनके मरने के बाद तुलजापुर का अटूट धातु उनके महल में एक शाही तलवार में पाया गया था। ये तो मेरे पूर्वजों का तकनीक है। इतने स्थानों से मैं ढूंढ रहा था, आज भाले में मिल गया। मैं आपको वो धातु दे सकता हूँ दादू, लेकिन आपको हमारा एक काम करना होगा। बताओ, 2 धातु मुझे। दादू, ये टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं। नहीं छाया, अगर देशमुख परिवार की विरासत वापस लाने में 1% भी चांस है ना, तो मैं चांस इस बच्चे को देना चाहूंगा। हेलो मम्मी नंबर 2, आपकी मदद करने का एक तरीका मिल गया है। हेलो, अब क्या कांड कर रहे हैं शौर्य जी और आशु? मैं नहीं जानती कि अब वो क्या कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उन दोनों पे पूरा भरोसा है। वो इस चुनौती को भी पार कर लेंगे। चलो, हम लोग बोर्ड मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। प्रेसिडेंट काव्या, देशमुख कंपनी ने हमारी सारी डील्स कैंसिल कर दी है। हमारी कंपनी का दिवाला निकलने वाला है। कंपनी को बचाने का एक ही रास्ता है, आपको रेहान सिंघानिया से माफी मांगनी होगी। कंपनी को बचाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, आपने जो उनका फाइनेंशियल समिट में इंसल्ट किया, इसके लिए वो हमारी कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। हमारी मानिए तो जैसे पहले तय हुआ था वैसा ही करिए और रेहान से शादी करके कंपनी को डूबने से बचा लीजिए। हरगिज नहीं। सिंघानिया और वरदान के बीच में ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। ये रेहान की सिर्फ एक तरफा ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। हमारी बोर्ड मीटिंग चल रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बोर्ड मीटिंग में आने की? गेट आउट। मौका खुद चलकर तुम्हारे पास आया है और तुम उसी को तेवर दिखा रही हो यार। आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, बस ये रिश्ता मेरी मर्जी से चलेगा। पहले तुम मेरी बीवी बनोगी, फिर तुम मेरी सेवा करोगी, क्योंकि जो पति होता है ना वो परमेश्वर होता है। मैं
और सिर्फ मैं तुम्हारा परमेश्वर। पता है तुम्हें, अब तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। काव्या जी, अगर कंपनी डूब गई तो हमारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। ओ, मिस्टर जयराज जी का फोन आ रहा है। मैम, देशमुख जी तो हमारा फोन तक नहीं उठा रहे हैं और यहाँ वो रिहान को कॉल पे कॉल कर रहे हैं। हाँ जी सर, बोलिए। रियान, तुम कहाँ हो? सर, मैं वरदान के ऑफिस में बैठा हूँ। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। ऑर्डर के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ओके सर। सुना तुम लोग, मिस्टर जयराज खुद तुम्हारे ऑफिस में आ रहे हैं इन पेपर्स को साइन करने और तुम्हें ये बताने कि वो आज के बाद तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करेंगे। लेकिन तुम अपनी कंपनी को ना अभी भी बचा सकती हो, बस तुमको अपना ईगो साइड में रख के उससे माफी मांगनी होगी। वरदान ना ही कभी किसी के सामने झुके हैं और ना ही कभी किसी के सामने झुकेंगे। ठीक, तुम्हें माफी नहीं मांगनी ना, मत मांगो। और तुम्हें अपनी कंपनी को बचाना है ना, तो उसके लिए तुम्हें मिस्टर जयराज के आने से पहले सीईओ की पोजीशन से अभी कभी रिजाइन करना होगा। अब सोचने जैसा बचा ही क्या है? आप रिजाइन कर दीजिए और कंपनी से चली जाइए। मिस्टर वर्धान ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों की भलाई के लिए खुद ही रिजाइन कर दूंगी। काव्या, रुक जाओ, पेपर साइन मत करना। बकरा खुद चल कर आ गया कसाई के पास कटने, तुझे मारने में तो बहुत मजा आएगा। मजा तो अब आएगा। सर, अच्छा किया आपने आप आ गए। काव्या के सामने आपसे डील साइन करने का सपना मेरा पूरा हो जाएगा। ये तुमसे डील करने नहीं आए हैं, ये मेरे और पापा के कहने पर आए हैं। बेटा मुंह बंद रख। ये सही कह रहा है। मैंने फैसला ले लिया है कि अब मैं रॉ मटेरियल वापस वरदान फैमिली को दूंगा, और वो भी डबल। सर, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो हम बैठ के बात कर सकते हैं सर, लेकिन आप इस तरह अपने वादे से मुकर नहीं सकते। चुप करो, देशमुख तुम्हें सफाई देगा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई है बच्चे, और वैसे भी शौर्य तुमसे लाख लाख गुना काबिल है और नेक दिल है, इसलिए ऑर्डर तो इन्हें ही मिलेगा। किसने सोचा था शौर्य सर एक दिन देशमुख सर को हमारा पार्टनर बना देंगे? शौर्य सर तो छुपे रुस्तम निकले। सर, अगर आप साइन कर दे तो? हाँ, हम साइन जरूर करेंगे, लेकिन पहले शौर्य और आशु एक वादा पूरा करें जो हमें दिया है। कैसा वादा? मैं आप सबको बता दूं कि मेरे दादू इस डील के लिए इसलिए रेडी हुए हैं क्योंकि इन दोनों ने वादा किया है कि वो हजारों साल से खोई हुई तुलजापुर की अटूट धातु को बनाने की सीक्रेट टेक्निक हमें ढूंढ कर देंगे। क्या सोचकर तुम दोनों ने वादा किया था? पुराने जमाने में तुलजापुर के लोहार समाज ने माँ देवी तुलजापुर की पूजा की, उसके बाद हथियार बनाने की कला सीखी, और फिर वो तकनीक कला उन्होंने दुनिया से छुपा दी। और जब से मैंने होश संभाला है, मैंने अपना पूरा जीवन उस गुप्त विद्या को ढूंढने में निकाल दिया। तुम्हारे बेटे के कहने पर हम अपना ये खानदानी हथियार यहाँ पर लेकर आए हैं, तो बताइए वो सीक्रेट टेक्निक कहाँ है? आशु, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हें इसके बारे में किसने बताया? मेरे अंदर की आवाज ने बताया पापा। अंदर की?
आपके दूध पीते बच्चे हमें बताएंगे इस प्राचीन तकनीक के बारे में? ये दोनों सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं सर, और कुछ नहीं। हम दोनों अभी क्या करने वाले हैं ये सबके सामने आ जाएगा। हे भगवान, प्लीज हर बार की तरह इस बार भी आशु की बात सच कर देना। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुत्ता पालो बिल्ली पालो, मगर कभी गलतफहमी मत पालो। काव्या, तुमने इस आदमी को समझदार समझने की गलतफहमी कैसे पाल ली? देशमुख खानदान जब वादा करता है ना, कहावतें बनती है, और जब सजा देता है तो मिसाल बनती है। मैं तुम दोनों को ऐसी सजा दूंगा कि लोग मिसाल नहीं देंगे, चेतावनी देंगे। एक मिनट, सजा देने से पहले आप अपने इस भाले को दिखेंगे नहीं? बस करो आशु बेटा, पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। और इस नुकसान की भरपाई तो वरदान इस जन्म में तो चुका नहीं पाएगा। उसकी जरूरत नहीं है, इसका फैसला देशमुख परिवार लेगा। गार्ड्स, पकड़ लो इन दोनों को। रुको, लीजिए सेठ जी। जिसकी आपके परिवार को सदियों से तलाश थी, तुलजापुर की अटूट धातु को बनाने की असली तकनीक। ये तो सचमुच हमारे पूर्वजों की तकनीक है। दादू, क्या सच में हजारों साल पहले की गुम हुई हुई टेक्निक है? हाँ छाया, ये झूठी हो ही नहीं सकती। हम इस तकनीक को दुनिया भर में ढूंढते रहे, बस एक जगह भूल गए, हमारा ये पुश्तैनी भाला। अब इस टेक्निक से देशमुख परिवार का सॉलिड कमबैक होगा, या तो तलवार की धार से या तो जुबान की मार से। ये सब कैसे हो सकता है? पिछली जिंदगी में मिस्टर देशमुख ने अपनी सारी उम्र अपनी दौलत गंवा दी थी, सिर्फ तुलजापुर की खोई हुई प्राचीन तकनीक को ढूंढने में। आज तुमने देशमुख पे बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं नहीं सेठ जी, हमने तो बस आपकी अमानत आपको वापस लौटाई है। ये शौर्य सच में छुपा हुआ हीरा है, और कितना अच्छा इंसान भी। ये सब जरूर इसकी कोई चाल है। मैं नहीं मानता एक राह चलते लफंगे ने इतने प्राचीन खजाने का पता ढूंढ निकाला। ये भाला नकली है, इसने चेंज किया इसको। क्या? तुम होते कौन हो सही या गलत का फैसला करने वाले? हाँ रेहान रुक जाओ, ये एकदम सही कह रही हैं। ये भाला ना हमेशा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में रहता है, इसको बदलना तो दूर, इसे कोई छू भी नहीं सकता। प्लीज ये बंदूक नीचे करो। देखा, देशमुख परिवार की बेटी को किसी पे शक नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक, चला जाता हूं, मगर आज तेरी जान लेकर जाऊंगा मैं। ठीक, आज तो बच गया शौर्य। तेरा दिन था, मगर मेरी बात आज ध्यान से सुन ले। आज के बाद तुझे बर्बाद करना मेरा गुस्सा नहीं है, मेरी जिद है। और रेहान की जिद हमेशा खून से लिखी जाती है। गेट आउट। आप ठीक था? फाइन। काव्या, तुम्हारे पति और बेटा हमें पसंद आए। खूब सोची समझी चॉइस है तुम्हारी। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या इनकी? सच कहूं, अगर तुमने इनसे शादी नहीं की होती तो मैं अपनी पोती
कि शादी इनसे करवा देता। सेठ जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तारीफ की आदत डाल लो शौर्य। कुछ ही दिनों में काव्या के दादाजी का 70वां बर्थडे है और हम वहां जरूर आएंगे बधाई देने। जी जरूर। पर एक बात तो मैं समझ गई, चाहे मेरे पति को पसंद हो या ना हो, तारीफ के काबिल तो है। आशु, तुम्हारे दादू के लिए ना हम गिफ्ट एंटीक स्ट्रीट से ही खरीद कर देंगे। यहाँ ढूंढे तो खजाना भी मिल जाए। मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ कि तुम मेरे बाप हो। बेटा ही हूँ पापा, वो बेटा जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वापस आया था। काश आपको पता होता कि यही वो स्ट्रीट है जहाँ से आपके बेटे ने एंटीक किक बनने का सफर शुरू किया था। पापा, यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ चलते हैं, चलिए। आशु, ये दुकान तो देखने में ही बहुत महंगी लग रही है। ये तो शौर्य बंसल एंटीक स्टोर में एंटीक्स को पहचानना आता भी है इसे। अरे कुछ नहीं, आप चलिए ना, कोई बात नहीं, चलिए ना। रुक जाओ। शौर्य, तुम यहाँ? तुम्हें एंटिक्स का ए भी पता है? जो तुम यहाँ आ गए एंटिक स्ट्रीट की सबसे फेमस शॉप पर, दरबार कलेक्टिबल्स। पराये लोगों के सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। अब पराया बना ही दिया है तो तुम्हारा तमाशा बनाने में भी ना मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। किस बात का तमाशा बनाओगी तुम तृप्ति? ये बाजार तो सबके लिए खुला है, यहाँ तो कोई भी आके एंटीक्स खरीद सकता है। शौर्य, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी अक्ल भी और तुम्हारी औकात भी, और दोनों ही एंटिक्स के तो बिल्कुल लायक नहीं। और तुम्हें पता, तुम अपने हद से बाहर जा रहे हो। क्या ये औरत शौर्य की पहली बीवी है? ये पता है कि बात की मॉम के नाम पे थप्पा। जब अकल ठिकाने नहीं थी तो तुम्हें चुना, और अब मेरे पापा समझदार हो गए हैं तो तुम्हें छोड़कर मम्मी नंबर 2 को चुना, जो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी है। तेरी तो आशु, चलो ऐसे आ जाओ। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ, है ना? ये नहीं। है? आ जाओ, ये तो देखते। हेलो जी, आप कोई खास चीज ढूंढ रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही देख रहे हैं। फिर आप तो शायद गलत जगह पर आ गए हैं। आपके पास एईए कार्ड है? एईए कार्ड? एंटीक एक्सपर्ट्स एसोसिएशन कार्ड। अगर आपके पास ये कार्ड है ना, तो आप इस दुकान से कुछ भी खरीद सकते हैं। अरे, मैं तो एईए कार्ड के बारे में बिल्कुल ही भूल गया। अरे ब्रिजेश, जिसके पास डेबिट कार्ड रखने की औकात नहीं है, वो ये कार्ड क्या रखेगा? ये देख, AEA प्रीमियम कार्ड, ये सिर्फ स्पेशलिस्ट को मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने पसंदीदा लोगों को ये कार्ड्स चुन के, कुछ जैसे रद्दी उठाने वाला ये कार्ड छूने के लायक भी नहीं है, समझा? अरे भाई लोग, ये क्या मचमच लगा के रखा हुआ है यहाँ पर? हाँ पापा, हम लोग से बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? हम अपना गिफ्ट ढूंढते हैं, चलिए। आशु, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या ले? समझ के बाहर है ना? इसे कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और वैसे भी एंटिक्स खरीदना ना रईसों का शौक है। बैंक में 50,000 आ जाने से तुम जैसा भिखारी रईस नहीं हो जाता। पापा, हमें यही तो चाहिए था। आशु, ये तो बहुत ही सिंपल पीतल की चायदानी है, उन्हें पसंद आएगी। हाँ, दादू को चाय पीना बहुत पसंद है, उन्हें ये चायदानी अच्छी लगेगी। तुम्हें कैसे पता?
वो मम्मी ने बताया था। तो चलो ठीक है, दादू की पसंद का ही गिफ्ट चुनेंगे। ये तो एकदम नकली चायदानी लग रही है और दादू को नकली चीजों से सख्त नफरत है। वाह शौर्य, तूने चुना भी तो क्या, एक कटोरा। और बस इसमें ना आप थोड़े से और चिल्लर डालने की बाकी है। शौर्य मेरे दोस्त, तू कितनी भी कोशिश कर ले, 4 लोगों के सामने ना तेरी औकात बाहर आ ही जाती है। तुम मीना करण बेचारा समझ गया है कि बिजनेस करना इसकी बस की बात नहीं है, इसीलिए तो बस स्टैंड पे चाय बेचने की तैयारी कर रहा है और सामान कलेक्ट कर रहा है। वैसे तो ये सही तो बोल रही है, कबाड़ का सामान है, आपको चाहिए तो ये सामान आप ले लीजिए, पर 700 रुपये दे दीजिए। हाँ विजेश, 700 रुपये भी तो बहुत ज्यादा है ना इसके लिए। तुझे पता है शौर्य, 700,000 की टिप तो हम लोग वेटरों को दे देते हैं। दूं क्या तुझे? शौर्य, तुम जहाँ खड़े होते हो ना, बदनामी वहाँ आ ही जाती है। ये तो हमेशा पकते रहेंगे। वैसे दादाजी को ऐसी चीज़ नहीं दे सकता, लेकिन मेरे आशु की खुशी के लिए मैं ले लेता हूँ, बाद में खुद इस्तेमाल कर लूँगा। ये लीजिए 700 रुपये। शॉपकीपर अंकल, आप बस इस चायदानी पर गर्म पानी डाल दीजिए। गर्म पानी क्यों? वो हमें कुछ चेक करना है। आशु, अब ये क्या नया ड्रामा है? आप इस ड्रामे का मजा लो ना पापा। हाँ? और अंकल आप गर्म पानी डालो, लेकिन अंदर नहीं, ऊपर। डाल दीजिए ना प्लीज। अब देखना टूटेगा। देखा, अब कचरे की किस्मत में कचरा ही है। ये तो सूर्यमणि से बनी हुई चायदानी है। मैंने ना पुरानी किताबों में पढ़ा था, ये तो द्वापर युग कारीगरों की बनाई हुई अमीर निशानी है। ये तो कमाल हो गया। ये केतली तो अशोका काल की है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अरे तुम भी ना, पता है ना, इस विजेश को तुक्के मारने की आदत है। ये तुक्का नहीं था, मुझे अशोक सम्राट की कहानी खुद पापा ने सुनाई थी। मैंने? और ये शाही चायदानी अशोक सम्राट से मुगलों तक चुराई जा चुकी है। और आपको देखकर दुख हो रहा है अंकल कि आज ये चायदानी हमारे हाथ में है। आशु, मैंने ये कहानी तुम्हें कब सुनाई? इतना तो मुझे भी नहीं पता था। एंटीक सी परख कोई आप ही से सीखे शौर्य भाई। शौर्य ना सिर्फ इंटेलिजेंट बल्कि काबिल और हम्बल भी है। ये करोड़ों की चीज आपको 700 रुपए में ही मिल गई। रुको, ये चायदानी ये नहीं ले जा सकता क्योंकि इसके पास AEA कार्ड नहीं है। हाँ, ये नायाब केतली उसी के लायक है जो इस एंटीक को खरीद सकता है। क्या? मेरे बेटे की ढूंढी हुई केतली तुम हमसे नहीं छीन सकते करण। तेरी बीवी भी तो छीनी थी तुझसे, तब तो नहीं इतना खुद का तू। और वैसे भी जो बिना काट के इस मार्केट में आने की जरूरत करता है ना, उसके साथ यही सुलूक होना चाहिए। अगर ये बात है तो एक बात आज मैं भी ठान लेता हूँ, ये केतली ना मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अरे पर बिना काट के मैं ये केतली कैसे दे सकता हूँ? सुना ना शौर्य, अब ना अमीर होने के ख्वाब अपने दिल से ना पूरी तरीके से निकाल, समझे?
और सुन, अपने 700 रुपये ले और यहाँ से निकल, क्योंकि ये एंटीक खरीदने की औकात तेरी तो नहीं। किसने कहा शौर्य की हैसियत नहीं है? किसने कहा कि मिस्टर शौर्य की हैसियत नहीं है? देखा अंकल, कहा था ना कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। हमें तो सीधा टाइटैनिक ही मिल गया। ये रहा मिस्टर शौर्य का एंटीक एक्सपर्ट एसोसिएशन का प्लेटिनम कार्ड। शौर्य का कार्ड, वो भी एलीट कार्ड। ये कब बन गया? तुम्हारे बेकार से सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। एंटीक एक्सपर्ट एसोसिएशन, एलीट मेंबर्स होंगे। मिस्टर शौर्य को एंटीक एक्सपर्ट कहना तुम्हारी औकात के बाहर है, और उन्हें नकली कहना तुम्हारी हिम्मत के बाहर। ऐसे इस दुनिया में सिर्फ 10 एलीट मेंबर्स हैं। ये कार्ड नकली है, मैं नहीं मानता। एक सेकेंड, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं फ्रॉड करने आई हूँ यहाँ पे? यस। जानते भी हो, देशमुख परिवार के ऊपर उंगली उठने से पहले उंगली टूट जाया करती है। भाई अब इनका तो कार्ड भी आ गया है और 700 रुपये भी ये मुझे दे चुके हैं, तो अब देखा जाए तो ये चायदानी शौर्य भाई की हो। थैंक यू आंटी, आप तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जितनी स्वीट हो। आंटी को मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। सच में थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से ही ये खजाना हमारे हाथ लगा है। मिस्टर शौर्य, देशमुख परिवार अपनी विरासत के लिए जाना चाहता है। हम आसानी से किसी से दोस्ती नहीं करते, और जब दोस्ती करते हैं तो मरते दम तक निभाते हैं। और दुश्मनी तब तक निभाते हैं जब तक दुश्मन के कदम हमारे पैरों के नीचे ना जाए। अरे मैडम जी, इन्होंने तो ऐसी एक नायाब चीज ढूंढ निकाली है। आप मानेगा, 20 साल के धंधे में एक ऐसे नायाब एक्सपर्ट जीनियस से आज मैं मिल रहा, और जब ये खबर बाहर फैल जाएगी ना कि देशमुख परिवार के एंटीक एक्सपर्ट ने दरबार कलेक्टेबल से एक अमर निशानी खरीदी है, तो शहर में तहलका मच जाएगा। बकवास है ये सब। किसने कहा देशमुख परिवार के पास सबसे बेहतरीन एंटीक एक्सपर्ट्स हैं? किसने कहा देशमुख परिवार के पास सबसे बेहतरीन एंटीक एक्सपर्ट्स हैं? कमाल अरोड़ा। बस अब इसके आने की देर थी। अरोड़ा फैमिली जो पीढ़ियों से एंटीक का बिजनेस कर रहे हैं, उसका एक लौता वारिस। वाह, ये कौन? ये बहुत फेमस है क्या? आशु, इनके बारे में तो मैंने भी बहुत सुना है। टीक्स के साथ साथ ना इन्वेस्टमेंट्स में भी इनका बड़ा नाम है। याद आया, जब मैं 17 साल का था तब ऐसा ही एक खानदान मीडिया में बहुत मशहूर हुआ था। सरकार ने उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली और उन्हें जेल में डाल दिया। उनके एक लौटे बेटे ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के साथ हाथ मिलाकर देश को धोखा दिया है। शायद ये वही है। छाया देशमुख, तुम्हें याद है ना, पिछली बार मैंने तुम्हारे सारे एक्सपर्ट्स खरीद लिए, क्योंकि अरोड़ा फैमिली से एंटीक्स के मामले में कोई नहीं भिड़ सकता। लेकिन तुम बाज नहीं आओगे। शायद तुम भूल गए हो मिस्टर अमान, मैंने तुम्हें कहा था बहुत जल्द एंटीक किंग होने का ताज अरोड़ास के सर से देशमुख के सर पे आ जाएगा। चाहे तुम मेरा कितना भी पीछा कर लो, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूँ, आगे बढ़ती जाऊंगी। मैं कोई 11 मुल्कों की पुलिस नहीं हूँ जो तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारा साया हूँ। पर तुम्हारी इस एक्सपर्ट की चॉइस को देख कर ना मुझे तुम्हारी समझ पर डाउट हो रहा है। देशमुख एंटीक्स की जगह कचरा उठाने लग गए। शायद इसीलिए तुम आज तक तुलजापुर वाली तकनीक को नहीं ढूंढ पाए। अरोड़ा फैमिली में तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो फिर आज का न्यूज़पेपर कैसे नहीं पढ़ा उन्होंने? आज का अखबार? ऐसा क्या आज के न्यूज़पेपर में? ये वही खानदानी तकनीक मेरे पापा ने ढूंढ कर स्ट्रॉबेरी आंटी के दादू को दी है। इस आदमी ने?
तुम्हें अभी भी इन पर डाउट है तो कर लो एंटिक्स में इनसे मुकाबला। तो कर लो मुकाबला। मुकाबला करते हैं, जो इस हॉल में सबसे महंगी पेंटिंग ढूंढेगा वो जीतेगा। बोलो, है मंजूर? मंजूर। आशु, तुम ये क्या नई मुसीबत में डाल रहे हो? तुम्हें तो पता ही है मुझे पेंटिंग का पाव ही नहीं आता है। आप बस उस पाव के पर से उड़ने की सोचो, सब चंगा होगा। मुझसे मुकाबला करना आसान नहीं है बच्चे। अगर तेरा बाप हारा तो उसकी लाश किसी गटर में तैर रही होगी। देखो भाई, मुझे नहीं करना कोई मुकाबला वुकाबला। करना है। मेरे पापा तो अच्छे अच्छियों की खटिया खड़ी कर चुके हैं, तो आप कौन सी खेत की मूली हो उनके? और अगर आप हारे तो उसी गटर में लेट के स्विमिंग मत करने लग जा। अरे आशु, मरवाओगे तुम। क्यों बिन माँ के बच्चे के सर से अब बाप का साया भी छीनना चाहते हो? देखो, अभी भी वक्त है, पतली गली से निकल जाओ। और अब भी नहीं निकले ना तो एम्बुलेंस में निकलोगे सीधा हॉस्पिटल। तुम देशमुख परिवार के एक्सपर्ट हो ना, मैं अरोड़ा परिवार का। तो चलो आज दोनों परिवारों की इज्जत को दांव पर लगाते हैं। जो हारा उसे पूरा स्टोर खरीद कर जीतने वाले को देना होगा। स्टोर जो पूरे शहर को खरीदने की हैसियत रखते हैं वो इस 20 बाय 20 के स्टोर को खरीद तो आराम से सकता है। हमें ये शर्त मंजूर है। लेकिन छाया जी, अगर मैं शर्त हार गया तो? शर्त हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शर्त को ठुकरा कर मैं अपने परिवार की इज्जत नहीं हरा सकती। पापा, स्ट्रॉबेरी आंटी और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। देखना, आप ही जीतोगे। हम तैयार हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा, वही मुकाबला है। जो सबसे महंगी पेंटिंग ढूंढेगा वो जीतेगा। सिंपल। काबिलियत भी इसकी, इलाका भी इसका, पर जीत हमारी होगी। फिक्र मत करो, मेरे पापा कभी नहीं हारते। ये होती है मास्टर कॉम्पोजिशन। ब्रश स्ट्रोक्स क्या कमाल के हैं। ये मुगल काल की आर्ट है। ऐसी पेंटिंग मुगल काल के एक पेंटर गालिबुद्दीन बनाते थे। ये उन्हीं की पेंटिंग है। कमाल है। ये हमारे दरबार कलेक्टिबल्स की शान है। ये एक यूनिक आइटम है। कम से कम 10 करोड़ की कीमत तो होगी इसकी। जब ये यहाँ की सबसे कीमती एंटीक है तो मुकाबला तो खत्म हो गया। शौर्य, सुना, इट्स गेम ओवर। इतनी भी क्या जल्दी है? मेरे पापा ने तो अभी तक चुनना शुरू ही नहीं किया। शौर्य अब नहीं जीत पाएगा। बाकी पेंटिंग्स 20 लाख से कम की लगती हैं या नकली। शौर्य के पास अब जीतने का एक भी मौका नहीं। अरे अपने फादर को बोल, थकने की जरूरत नहीं है, गेम ओवर हो चुका है। दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंटीक। कोई बात नहीं कर रहा। जब कश्ती डूबती है ना तो चूहे सबसे पहले दौड़ते हैं। अरे जैकपॉट! पापा, हम यही वाली पेंटिंग चुनेंगे। क्या कलाकारी है, आर्टिस्ट ने दिल निकाल के रख दिया। ये मेरे नजरों से कैसे छूट गई? लगता तो पूरा ओरिजिनल है। शायद पुरानी स्याही का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये सच में। एक मिनट पापा, ये लीजिए पापा, पानी पीजिए। ये क्या हो गया? नहीं नहीं, हे माता रानी, ओरिजिनल पेंटिंग तो करोड़ों का होता है और आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। देखा आपने? सबने देखा ना, बेचारा ये ना आदत से मजबूर है। जब भी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है ना, उस पर ऐसे ही ये पानी फेर देता है। कहा मैंने तुम्हें एंटीक्स का एक्सपर्ट समझ लिया था और तुम्हें तो नया चीजें संभालने तक नहीं आता। ओह नो, ये क्या कर दिया इसने? अब क्या होगा?
सब खत्म हो गया। पापा रिलैक्स, हम ही जीतने वाले हैं। इतने बड़े नुकसान की भरपाई करना तुम्हारे पापा की बस की बात नहीं है आशु। तुम और अगर मैं ये दुकान भी बेच दूं ना तो भी मैं इसकी पूरी कीमत चुका नहीं पाऊंगा। छाया, कहीं तुमने ही तो इसे जानबूझकर पेंटिंग खराब करने के लिए नहीं कहा ताकि तुम कंपटीशन से बच सको? देशमुख परिवार ने हमेशा से अपनी पीठ पे खंजर खाए, कभी किसी की पीठ पे खंजर मारा नहीं है। ये काम मैं कभी भी नहीं कर सकती। तो फैसला हो चुका है, मैं जीत गया। और हार उन्हीं की होती है जो हारने के लिए पैदा होते हैं। तो फैसला हो गया, आज से दरबार कलेक्शंस अमाल अरोरा का होता है। ये पेंटिंग तो अनमोल है। सस्ते से करते हो क्या? तुम बर्बाद हुई पेंटिंग को कैसे अनमोल कह सकते हो? लगता है बेचारे को उस पेंटिंग का सदमा लग गया है। मुझे तो लगता है ये ब्रिजेश बाप बेटी के साथ मिला हुआ है। कौन सी चाल है ये तेरी? गलती तो मेरी थी। ये है वाटर मार्बलिंग पेंटिंग। क्या वाटर मार्बलिंग पेंटिंग? क्या वाटर, क्या पानी, व्हाट मार्बल? तुम लोग की सोच उतनी ही छोटी है जितनी तुम्हारी नजर। ये है वाटर मार्बलिंग कला, जिसे 4000 साल पहले ऋषि चित्रघोष ने गंगा के किनारे शुरू की। बिल्कुल, और ये एक पुरानी कला है जो बाहर से तो चारकोल पेंटिंग की तरह दिखती है और अंदर से 7 लेयर 7 रंग। इसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी पानी गिरे ना तो ये इंद्रधनुष की तरह सामने आती है। तो ये ऋषि चित्रघोष के आखिरी वंशज की बनाई आखिरी पेंटिंग है। और उनका पता है एक ही सपना था, कला और प्रकृति को अमर बनाए रखे। पापा देखा, मेरा स्ट्रॉबेरी आंटी का भरोसा सही था। आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। अब किस्मत अच्छी है तो अच्छी। किस्मत का सहारा तो बुज़दिल लिया करते हैं। हुनरमंद लोग अपने हुनर से खुद अपनी किस्मत लिखते हैं। कांग्रेचुलेशन शौर्य, आप ये मुकाबला जीतते हैं। हाँ, सच में? यस। जानती थी एक ना एक दिन मुझे ये नज़ारा ज़रूर देखने को मिलेगा, जब अरोड़ा खानदान का वारिस मिस्टर अमाल अरोड़ा हारेगा। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टोरी खरीदना ना, कीमत बोलो। इसका हिसाब लगाने में तो बहुत वक्त लगेगा। हाँ, तो जब हिसाब बन जाएगा तो बिल मेरे असिस्टेंट को दे देना। ज़्यादा खुश मत हो शौर्य, आज अरोरा फैमिली से जीत कर तूने बहुत बड़ी दुश्मनी मोड़ ली। ये पेंटिंग जितनी भी महंगी हो, ये दुश्मनी तुझे उससे ज़्यादा महंगी पड़ेगी, समझा? आगे चलकर मिस्टर शौर्य देशमुख परिवार के एंटीक बिजनेस का चेहरा बनने वाले हैं। तब देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। तुम पहले स्टॉक एक्सचेंज, फिर तुलजापुर की प्राचीन तकनीक और अब एंटीक्स। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे ये तो बस शुरुआत है मॉम के नाम पे धप्पा। अब होगी पार्टी शुरू। कहीं आज मुझे छोड़ने का अफसोस तो नहीं हो रहा तुम्हें तृप्ति? एक मिनट, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? समझ में आया, अफसोस के साथ जलन भी हो रही है। तुमने ना ये सब टैलेंट मुझसे छुपा के रखा क्योंकि तुम अकेले ही ऐश करना चाहते थे ना अपनी जिंदगी में। थैंक यू सो मच शौर्य जी, आज आपने मेरे परिवार पे इतना बड़ा एहसान किया है। नहीं छाया जी, मैं तो बस गिफ्ट लेने आया था। वैसे मेरे दादाजी को ना पेंटिंग्स बहुत पसंद है। इफ़ यू डोंट माइंड, ये पेंटिंग आज के लिए मैं अपने घर ले जाऊं ताकि उन्हें दिखा सकूं। हाँ हाँ, ले जाइए, कीजिए। जानती हूँ शौर्य, काव्या से तुम्हारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब तुम्हें हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लीजिए ना, जितना मर्जी हो आराम से इस पेंटिंग को देखिएगा। लीजिए। थैंक यू सो मच शौर्य। अब वैसे बहुत लेट हो गया है ना, मैं आप दोनों को घर छोड़ देती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पति और बच्चे को मैं खुद ले जा सकती हूँ।
2। और छोटी पटाखे क्या आतिशबाजी कर रखी है? हाँ, बस अपने पापा और मम्मी नंबर 2 का नाम रोशन किया है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ अपने हस्बैंड को लेने आई ताकि मैं मुझसे कोई छीन ना ले। वैसे जिसका हाथ आपने पकड़ा हुआ है वो मेरे हस्बैंड है। इन्होंने आज मेरी इतनी हेल्प की ना, तो मैं तो सिर्फ उन्हें आज डिनर पे इनवाइट करना चाहती थी। नो थैंक यू। मेरे हस्बैंड घर का खाना खाते हैं, वो भी जो उनकी वाइफ उनके लिए बनाती है, isn't it? छाया जी, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। हम लोग शाम को दादाजी की पार्टी में मिलते हैं। Yeah, see you there. Bye. Yeah. करण, कुछ करो करण। मैं नहीं चाहती कि वो 2 टके का आदमी हमसे जीत जाए। बारिश के कीड़े बारिश में कितना भी उछल लें, बारिश के बाद उनका खेल खत्म। मिस्टर सिंघानिया, आपके बदले का वक्त शुरू। आज तो मैं भगवान से कुछ और मांग लेता, वो भी मिल जाता मुझे। नसीब हमारे देश की शान लोधी साहब अब हमारे घर आए। क्या करें जयराज जी, आपने आने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने सुना है आपने अपने पास एक नायाब हीरा छुपा रखा है जो स्टॉक मार्केट के साथ साथ पुरानी विद्या और प्राचीन खजानों की भी समझ रखता है। कमाल का शहर है साहब। समुंदर में मोती मिले ना मिले, पर समुंदर के किनारे नसीब ढूंढने वाले सिकंदर जरूर मिल जाते हैं। मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए वो हीरा चाहिए। अरे उसका दिमाग मेरे बिजनेस को 4 चांद लगा सकता है। जानता हूँ भाई, तुम्हारी कंपनी का भला होगा तब तो देश का भला होगा। सरकार के साथ इतना काम जो कर रहे हो तुम, अरे इस बात पे एक एक प्याली कड़क चाय हो जाए। हो जाए। दादू। छाया बेटा, कैसी हो तुम? सब ठीक? जी। इनसे मिलो, ये बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे, धनंजय लोधी। नमस्ते अंकल। बेटा तुम्हें तो बचपन में देखा था, तब तो ये इतनी सी थी भाई। दादू, मैं आपको दिखाने के लिए ना अद्भुत खजाना लेकर आई हूँ। वाटर मार्बलिंग की आखिरी पेंटिंग्स में से एक है ये। बेटा ये तुम्हें कहाँ मिली? बहुत अनमोल होगी, खोलो ना इसे। ये देखिए। अरे वाह भाई वाह, ये तो सच में वाटर मार्बलिंग कला का बेहतरीन प्रदर्शन है। बेटा इसे ना हेरिटेज गैलरी की सेंट्रल वॉल पे लगा दो, शानदार दिखेगी एकदम। नहीं दादू, ये पेंटिंग मेरी नहीं है। ये पेंटिंग तो शौर्य ने ढूंढी है, उसकी अमानत है। मैं तो आपको दिखाने के लिए लाई थी। अब कल मिस्टर वधान का बर्थडे है ना, उसमें मैं इसे वापस कर दूंगी। शौर्य बंसल? जी हाँ। तो ये मार्बलिंग पेंटिंग भी शौर्य बंसल ने ढूंढ निकाली है? हाँ। यहाँ आकर पार्टी में 4 चांद लगाने और मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पापा जी, आज हमारे टेबल पे 2 नए चेहरे और बैठे हैं, तो चलिए उनसे उनकी तारीफ सुन लेते हैं। बिल्कुल, आज हमारे दोनों पोतियों के पति यहाँ मौजूद हैं और ये देखकर जश्न का मजा 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना हो गया है। नमस्ते दादाजी, मेरा नाम शौर्य है। ओह, तो ये है मेरे जीजा जी। और ये जो इनके बगल में बैठा है, ये बच्चा कौन है? जी, ये मेरा बेटा है अश्विन, प्यार से हम इसे आशु बुलाते हैं। काव्या, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने एक तलाकशुदा एक बच्चे के बाप से शादी की है? तुम भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हो। काव्या ने पसंद किया है तो सोच समझ के पसंद क्यों बना उसे? दादाजी, शौर्य भले एक साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन उनका दिमाग
उनका दिमाग बेमिसाल है। उनकी सोच, उनकी इज्जत, उनकी लॉयल्टी, सब कुछ लाखों में एक है। बस कीजिए काव्या, इतनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है मुझे। तारीफ तो तुमने कर दी, पर क्या ये सच में तारीफ के लायक है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी दौलत देखकर इसने तुम पर बड़ा हाथ मारा है। कामिनी, काव्या रहने दीजिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से परिवार में लड़ाई हो। आज खुशी का दिन है। मैंने सुना है कि ये पापा जी के जन्मदिन पर एक खास तोहफा लेके आया, तो कहाँ है वो नायाब तोहफा? कहाँ है वो नायाब तोहफा? भाई हम तो दादाजी के लिए गिफ्ट लाए हैं, कहीं ये जनाब भूल तो नहीं गए? अरे वाह, ये गिफ्ट तो बहुत अच्छा है, पापा को बहुत पसंद आएगा। जिसका गिफ्ट जितना कीमती, समझो वो पापा को उतना प्यार करता है ना? ऐसा कुछ नहीं है, पापा के लिए तो मायने रखता है कि आज खास दिन पे सारा परिवार उनके साथ हो। क्यों पापा जी? लेकिन महंगे गिफ्ट किसे पसंद नहीं आते पापा। ये स्कॉच इम्पोर्टेड है, स्कॉटलैंड के हाईलैंड के पुराने ब्लेंड से बनवाया गया है। खास दादाजी के लिए मंगवाई है मैंने। मेरे पति ने तो प्यार और वफादारी का सबूत दे दिया, पर काव्या, तुम्हारा पति तो खाली हाथ आया है। ये है तुम्हारे प्यार का सबूत, शराब। शायद तुम भूल रही हो, दादाजी शराब को हाथ तक नहीं लगाते हैं। हाँ, तो हाथ लगाने की जरूरत क्या है? ये उनके डिस्प्ले कलेक्शन का हिस्सा तो बन सकता है, और वैसे भी कुछ ना लाने से तो बेहतर ही है। किसने कहा कि शौर्य कुछ नहीं लाए? शौर्य भी लाए, उन्होंने भी गिफ्ट तैयार किया है। अब किसी सड़क की दुकान से खरीदा हुआ सस्ता तोहफा देकर हमारी नाक मत कटवा देना जीजा जी। रियली? औकात और नीयत का अभी पता चल जाएगा। शौर्य, अपना गिफ्ट दिखाइए। अरे रहने दो काव्या, इसका सस्ता गिफ्ट सबके सामने दिखाकर परिवार की नाक कटवाओगी क्या? हमारे दामाद ने गलत गिफ्ट चुन लिया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत करोड़ों में है। और अगर कहीं ये सस्ता गिफ्ट हुआ तो शौर्य, इन सब के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। दादाजी, बॉक्स को देख के गिफ्ट की औकात पता चल रही है। गिफ्ट देखकर सबकी बोलती बंद हो जाएगी। दादाजी, आपके 70th बर्थडे के लिए हमारी तरफ से असली सूर्यमणि से बनी हुई अशोका काल की ये अमर निशानी। अशोका काल की अमर निशानी। ये कैसे हो सकता है? अगर ये असली है तो इसकी कीमत करोड़ों में होगी। अब समझ में आया कि सब लोग इसका इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं। नकली माल चिपकाने में बड़ा एक्सपर्ट लगता है ये। नहीं, ये चाय दाने बिल्कुल असली है। मेरे पापा ने इसे खुद दरबार कलेक्टिबल से चुन के निकाला है। तो तुमने इसे चुना है बेटा? जी हाँ दादाजी, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी पसंद आप ही की तरह नायाब है। आखिर तुम्हारे अंदर तुम्हारे दादाजी का खून जो है। क्या दादाजी आप भी? इसने कहा कि ये इसने चुना है और आपने मान लिया? ये हमारा एम्प्लॉय है, यानी कि नौकर। और भाई, कौन से नौकर की इतनी औकात होती है कि इतना महंगा तोहफा लाकर दे? कामिनी, अब तुम मेरी हदों से बाहर जा रही हो। मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया? क्या ये तुम्हारी सिफारिश से कंपनी में नहीं आया? और वैसे भी अब ये मेरे पति जैसा तो है नहीं कि कम उम्र में देशमुख इंडस्ट्रीज में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर की कुर्सी ले लियो।
देशमुख इंडस्ट्रीज में ऊंची पोस्ट पर काम करना मतलब लाखों में एक होना। अगर मेरे पापा में बात नहीं होती तो क्या जयराम देशमुख उन्हें अपना खास दोस्त बनाते? जयराम देशमुख इस लफंगे का दोस्त? क्या बकवास है ये सब। एक हाथी कभी चींटी से दोस्ती नहीं कर सकता। और वैसे भी मिस्टर देशमुख अपने रुतबे के हिसाब से रिश्ते बनाते हैं। अच्छी ट्रेनिंग दी है बच्चे को। बाप शेर तो बेटा सवा शेर। काव्या, ये सच में कहीं तुम्हें कोई धोखा तो नहीं दे रहा है? नहीं दादाजी, इसी बात से ये साबित होता है कि मेरे पति कितने लायक हैं। मिस्टर देशमुख ने ना ही सिर्फ डील साइन की है बल्कि हमारे ऑर्डर्स को डबल भी कर दिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ शौर्य की वजह से हुआ है। दादाजी, मिस्टर देशमुख सिर्फ आपकी इज्जत करते हैं, इसीलिए वरदांस के साथ बिजनेस कर रहे हैं। और जहाँ तक रही आपके इस नए दामाद की बात, तो इसका सारा कच्चा चिट्ठा मैं निकाल चुकी हूँ। कुछ दिन पहले तक तो इसके पास खाने के पैसे तक नहीं थे। अब कहिए, क्या आपको नहीं लगता कि इसने हमारी दौलत के लिए काव्या को फंसाया है? बस करो। क्या वरदान परिवार ने तुम दोनों को यही परवरिश दी है? दो बहनें सबके सामने एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाने की? अगर तुमने मेरे पति के बारे में कुछ भी कहा तो तुम्हारा घमंड और दांत दोनों तोड़ दूंगी। युवान, अभी मिस्टर देशमुख को कॉल करो और उनसे पूछो कि क्या वो इस फड़क छाप को जानते हैं। अब भी यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर देशमुख, कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद अभी अभी किसी ने मेरा नाम लिया था। अच्छा हुआ आप आ गए मिस्टर देशमुख। यहाँ पे कुछ लोगों को गलतफहमी है जो सिर्फ आप दूर कर सकते हैं। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? यहाँ कुछ लोग मानने को तैयार नहीं है कि आप वरदांस के साथ बिजनेस सिर्फ और सिर्फ शौर्य की वजह से कर रहे हैं। मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। ये सच है कि शौर्य जब तक वरदान इंडस्ट्रीज का हिस्सा बना रहेगा, देशमुख इंडस्ट्रीज उनके साथ खड़ा रहेगा। क्या? सेठ जी शौर्य को इतनी इज्जत दे रहे हैं, कहीं काव्या ने पति चुनने में हमारी बेटी को पीछे तो नहीं छोड़ दिया? सर, कहीं आपको किसी ने बहकाया तो नहीं है? बहकते वो लोग हैं जिन्होंने कभी चलना नहीं सीखा। और सेठ जयराज सिर्फ जुबान नहीं चलाता, इंडियन बिजनेस मार्केट पे चलाता है। और रही जहां तक शौर्य की काबिलियत की बात, तुम जैसे बेअकल लोग ऐसा सवाल नहीं उठा सकते। आप मिस्टर जयराज देशमुख, प्लीज, आपका शौर्य के बारे में ऐसा सोचना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसकी बात का बुरा मत मानिए। आइए ना, आराम से बैठकर पार्टी को एंजॉय करते हैं, प्लीज। मिस्टर वरदान, आप वाकई बहुत सीधे इंसान हैं। शौर्य जैसा दामाद होना इंसान को घमंडी बना सकता है, लेकिन आप, ईर्ष्या हो रही है मुझे आपसे। हमारी कंपनी का कॉर्पोरेशन कितने दिन आगे चलेगा वो सिर्फ शौर्य पर निर्भर करता है। शौर्य, मुबारक हो, खूब मेहनत करो और तरक्की करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू। सुनकर बहुत अच्छा लगा। वरदान और देशमुख कंपनीज एक साथ मिलकर उम्मीद है बहुत अच्छी तरक्की करेंगी। पूरे देश में अपने कारोबार को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। देश की तरक्की से याद आया, अरे मैं तो आपको इनसे मिलाना ही भूल गया। ये यहाँ क्या कर? जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। इनसे मिलिए। जब जंगल के सारे जानवर एक छत के नीचे इकट्ठा हो जाएं, तो शेर को तो आना ही था ना शिकार करने। वैसे तो मेरी आदत नहीं है बिना बुलाए कहीं जाने की, लेकिन इस आदमी की इज्जत उतारने का मौका मैं कैसे जाने देता। मिस्टर सिंघानिया, बाय द वे ये पार्टी
इनवाइटीज के लिए है एंड यू आर नॉट इनवाइटेड। तो मैं यहाँ पे कौन सा मुफ्त का खाना खाने आया हूँ? मैं तो बस आपको एक ऐसा नायाब तोहफा देने आया हूँ जिसकी बराबरी यहाँ पे कोई भी नहीं कर सकता। वर्धान ग्रुप और देशमुख इंडस्ट्रीज के शेयर्स और प्रॉपर्टीज के पेपर हैं। वो जब सारे सेक्रेटरीज यहाँ पे मौजूद हैं, एक एक करके साइन करिए। हाँ, शुरुआत तुमसे करते हैं काव्या। कम ऑन। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अगर तुम्हें ये लगता है कि हम इन पेपर पे साइन करेंगे। वही तो मेरा स्टाइल है काव्या, मैं सामने वाले को सोचने का मौका भी नहीं देता। और जहां तक बात रही साइन करने की ना, तो साइन तो तेरा बाप, साइन तो तेरा दादा भी करेगा, क्योंकि इस वक्त सिंघानिया फैमिली के साथ मिस्टर वाइट खड़ा है। ये तो ब्रिटिश केलन कंपनी का ओनर है और दुनिया का सबसे अग्रेसिव बिजनेसमैन। अपने दुश्मनों से पहले अपने दोस्तों का गला काटने वाला शैतान है ये। रिहान, आंखों में जो गलतफहमी की पट्टी बंधी है ना, उसे उतार फेंको। क्योंकि देशमुख परिवार ना तो किसी के आगे झुकाए और ना ही कभी झुकेगा। और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से चले जाओ। मुझे पता था तुम दोनों मुझ पे अपने पंजे मारोगे, इसीलिए यहाँ पे आने से पहले मैं अपने आदमियों को बोल कर आया हूँ कि इस जगह को पेट्रोल से नहला दें। बस एक तीली और तुम सब बस मेरा काम हो जाए, फिर तुम सब यहीं पे जलकर खाक हो जाओगे। रेहान, शायद तुमने बिजनेस मुझसे ज्यादा ही किया है, पर अपने परिवार की रक्षा कैसे करनी है ये मैं बखूबी जानता हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि मेरे होते हुए हमारे परिवार का तुम क्या बिगाड़ लेते हो। पापा, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है, प्लीज साइन कर दीजिए, नहीं तो यहाँ हम सब की चिता जल जाएगी। नहीं, मिस्टर वर्धान का गला कट सकता है पर सर कभी नहीं झुकेगा। अब तुम्हें कुछ करना होगा। रेहान, तुम विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर वर्धान और देशमुख जैसे इंडियन ब्रांड्स को जबरदस्ती खरीदना चाहते हो। ये धंधा नहीं है, देशद्रोह है। कल मैंने तेरी बेइज्जती सह ली थी, लेकिन आज अगर तूने एक शब्द भी गलत निकाला ना, तो इसका नतीजा तेरी पूरी फैमिली झेलेगी, समझा? मेरे पापा सही कह रहे, देशद्रोही हो तुम। और तुम्हें क्या लगता है रेहान, तुम्हें बचाने ये मिस्टर वाइट आएगा? तुम्हारी करतूतों का जो सच है ना एक दिन पूरे देश के सामने आएगा। लगता है आज बहुत दिनों बाद यहाँ खून बहाने का मौका मिलेगा। शौर्या, तुम्हारे जज्बे का ख्याल तुम्हें पहले से ही था। यकीन मानो, तुमने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया। तुम्हें जज्बा भी है और जीनियस भी। मेरे मामले में फिर से दखल देने वाला यह है कौन? मैं कौन हूँ अभी पता चल जाएगा। जंगल में गीदड़ों की तादाद बढ़ गई है भाई। चलो शिकार शुरू करो। सर, हम हार गए, हमारे सभी आदमी मारे गए सर, और कमांडो ने भी हमें चारों तरफ से घेर लिया है। ये कैसे हो सकता है? रेहान सिंघानिया, तुम्हें क्या लगता है विदेशी ताकतों के साथ मिलकर तुम कानून को तोड़ लोगे? समझ लो अभी तुम बच्चे हो। लोग बिफोर यू लीव, ब्रिटिश केलन से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। हम लोग अपने देश को बचाने के लिए ना पहले डरे हैं और ना अब डरेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने आके हमें बचा दिए। ये तो मेरा फर्ज था और मैंने जो किया उसका इनाम तो मुझे पहले ही मिल गया। शौर्य, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया था। शौर्य, ये सब आखिर क्या हो रहा है? काव्या, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं हूं धनंजय लोधी, भारत की 71 सरकारी कंपनियों का मालिक।
धनंजय सिंह लोधी? फाइनेंस वर्ल्ड के सबसे बड़े आदमी आप ही हो? मैं सिर्फ इन फाइनेंशियल कंपनियों का मालिक ही नहीं हूँ, बल्कि उन सपनों का भी रखवाला हूँ जो इस देश के बाजार में जन्म लेते हैं। रेहान सिंघानिया, आज सारा देश तुम्हारा असली चेहरा देख रहा है। बस समझ लो कि आज की रात तुम्हारी आजादी की आखिरी रात है। मुझे गिरफ्तार करोगे, ब्रिटिश केएलएन अब फाइनेंशियल वॉर छेड़ेगा और तुम दोनों को बर्बाद कर देगा। हम तैयार हैं। आज से ठीक 9 दिन पहले शौर्य के कहने पे हमने मित्तल गोल्ड शेयर्स पे इन्वेस्ट किया और आज उसकी कीमत 30 गुना ज्यादा हो गई है। तुम चाहे हमें बर्बाद करो या ना करो, हम KLN को उसकी जड़ों से उखाड़कर इस देश से बाहर फेंक देंगे। मैं जीते रोकी नहीं देता, मैं सीधा वार करूंगा। घर में घुस के याद रखना तू, छोड़ूंगा नहीं तो जाए बर्बाद कर दूंगा। याद रखना मेरा नाम क्या है। सर्कस खत्म फ्रेंड्स। खुशी में थोड़ी सी खलिश आ गई थी। एक छोटा सा हादसा समझ के भूल जाओ। चलिए जश्न जारी रखिए। मिस्टर लोधी, आपसे हुई ये मुलाकात मैं कभी भूलूंगा नहीं। ये तो मेरा फर्ज था। भाई शौर्य, तुम्हारी काबिलियत के किस्से तो बहुत सुने। मैं तुम्हें लोधी एम्पायर की सारी सरकारी कंपनियों के सीनियर एडवाइजर की पोस्ट ऑफर करता हूँ। वाह, लोधी एम्पायर का सीनियर एडवाइजर। मुझे पता था ये आदमी बहुत दूर तक जाएगा। मुबारक हो शौर्य। लोधी साहब, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं बिजनेस में डील नहीं, देश का फ्यूचर देखूंगा। नेगा बाबा कहा था ना, सब चंगा लो पंगा। Congratulations शौर्य। थैंक यू। मैं तुमसे वादा करता हूँ, भले ही आज से मैं लोधी एम्पायर के साथ हूँ, लेकिन वर्धांस उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हम इसे साथ में मिलकर आगे बढ़ाएंगे। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। पापा, फाइनली हम असली खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मेरा सिर्फ जन्मदिन ही नहीं, बल्कि देशमुख और वर्धान फैमिली के अटूट संबंधों की शुरुआत का शुभ दिन है। वैसे तो मैं पीता नहीं हूं, लेकिन आज इस जूस को जाम समझकर एक जाम नई दोस्तियों के नाम। चीयर्स। चीयर्स। शौर्य, तूने मुझसे मेरी इज्जत छीनी थी ना, अब देख मैं तुझसे तेरा बेटा छीन लूंगा।